आज हमारे साथ दो खास गेस्ट जुड़े हैं। पाकिस्तान से दुर्दाना नज़म जी, जो कि कॉलमिस्ट है, इंग्लिश और उर्दू में आर्टिकल लिखती हैं, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गहरी समझ रखती हैं और इस पूरे खित्ते की जो पॉलिटिक्स है लंबा तजुर्बा रखती हैं। साथ ही अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है। दूसरी तरफ आप सबके जाने पहचाने महेश जी हैं, जो हमारे चैनल के रेगुलर गेस्ट हैं। पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी और गहरी समझ रखते हैं, बड़ी ही बारीकी से सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं। महेश जी भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो कि अग्निपथ विद महेश नाम से है। दुर्दाना जी अस्सलाम वालेकुम, महेश जी नमस्ते। आप दोनों ने आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए और व्यूअर के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने मधु की अपने चैनल पर आपका शुक्रिया। और आप रेगुलर गेस्ट को बुलाते हैं, पैसे वैसे नहीं देते हैं। खैर आगे बताएं। कोशिश करूंगा कि चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उस तरफ भी कुछ सोचूं। जरूर। चलिए, पाकिस्तान को वजूद में आए और भारत को आज़ाद हुए लगभग 76 साल हो गए, पर दोनों मुल्कों के रिश्तों में कभी भी बारिश के बाद मिट्टी की मीठी सौंधी सुगंध के साथ हरियाली का एक्सपीरियंस नहीं किया। ये रिश्ते उतार चढ़ाव के साथ हमेशा ही रूखे और सूखे रहे, जिसमें गिले शिकवे शिकायतें भरी रही। आज हम इस डिस्कशन में भविष्य यानी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेके, इसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो दुर्दाना जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कुछ महीनों पहले ही इलेक्शन हुए और वहाँ पे सरकार बनी, और भारत में भी अभी नई सरकार ने शपथ ली है। 2014 में पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था, इस बार नहीं बुलाया गया। 2014 के बाद हमने देखा कि रिश्तों की बेहतरी की एक उम्मीद दिखाई दी। जैसे 2014 मई 2014 में स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया गया। सार्क समिट काठमांडू नवंबर 2026 26 नवंबर 2014 को मोदी जी और शरीफ साहब की एक मुलाकात होती है। कॉप 21 पेरिस की मीटिंग में भी एक मुलाकात होती है, और दिसंबर 2025 में मोदी जी की लाहौर विजिट, जो कि नवाज शरीफ साहब के घर हो जाते हैं। फिर उस उम्मीद को चकनाचूर होते हुए भी हम लोगों ने देखा, उरी, पठानकोट और पुलवामा के रूप में। आज जब हम 2024 में हैं, तब इस सिनारियो में जहां पर शहबाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी यहाँ पर तीसरी बार ओथ ली है, इस पूरे सिनारियो में आप भारत पाकिस्तान के रिश्तों का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू योर शो। और बहुत ही खूबसूरत आपने इंट्रोडक्शन दिया, बड़ा पोएटिक था, बड़ा वो था ना कि इट्स वाज वेरी दिल को लगने वाला। बात ये है राहुल के अभी हालात जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप पर आते, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो कुछ भी हुआ इन 75 सालों में, वो इतना ज़्यादा गलत हो गया हुआ है कि अब पता नहीं उसको मिटाया, उसको ठीक कैसे किया जाएगा। मैंने एक तकरीर सुनी थी जयशंकर साहब की, उन्होंने कोई, ये इलेक्शन के ही दिनों की बात है, मतलब मेरा ख्याल है मार्च में उन्होंने कोई स्टूडेंट्स के साथ वो बात कर रहे थे। आई थिंक मेरे पास वो क्लिप पड़ा होगा। उनको किसी ने, स्टूडेंट ने ये पूछा कि वे फॉरवर्ड पाकिस्तान इंडिया का, तो क्या हम चीज़ें भुला दें? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं। उन्होंने कहा चीज़ों को नहीं भुलाना, आपको याद रखना है कि आपके साथ आपके पता नहीं उन्होंने लफ्ज़ दुश्मन इस्तेमाल किया या नहीं किया, मुझे याद नहीं है। आपके साथ उन्होंने, आपके ने जो भी थे उन्होंने क्या किया, आप जब तक याद नहीं रखेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक नहीं हो सकेंगे, अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकेंगे, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो बात है कि लेट मी नाउ टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ मचाई, ठीक है ना। अब गड़बड़ी इस तरह मचाई कि हम लोगों ने फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेगमेंट इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने बहुत अरसा पाकिस्तान पर हुकूमत की, उन्होंने इंडिया को लेके, ये जो कश्मीर का इशू है, इसको, ये इट वाज फॉर देम, इट वाज ए मिल्किंग काउ, ठीक है। इंडिया को बेचा, इंडिया को बेचकर अमेरिका से असलहा लिया, अमेरिका से डिफेंस एड ली। फिर हम इधर भी नहीं रुके, हमने अफगानिस्तान को बेचा,
अफगानिस्तान को बेचकर फिर हम उसके पार्टनर्स बने कितनी दफा उस जंगों में, और हमने वहां से डिफेंस एड ली, फिर हमने अच्छा, और फिर उस एड से अगर आप थोड़ा सा तज्जिया करें तो पाकिस्तान को तो कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की एक आम आवाम, लेकिन एक एलीट स्ट्रक्चर पैदा होता है जिसमें जर्नल कितने भी जर्नैल आप उस जमाने के देख लें, अख्तर है, ज़िया-उल हक के अपने बेटे देख लें, उसके बाद बहुत सारे जर्नैल जो उस जंग उस तैयारे में मारे गए थे जिसको मैंगो तैयारा कहा जाता है, उनके यहाँ पाकिस्तान आए राहुल, यहाँ उनके वो लोग कोक की फ्रेंचाइज उनके पास है, पेप्सी की फ्रेंचाइज उनके पास है, पाकिस्तान में वो मल्टी बिलियनर्स हैं। ज़िया-उल हक के बेटे इजाजुल हक, उनका बहरेन में हीरो का कारोबार है। ये सारे जर्नैल ये इतने पैसे वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक हमारी खाकान अब्बासी जो है, हमारे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जब अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब को धक्के मार के, मैं ये लफ्ज यूज करना चाह रही हूँ, निकाला था 2017 में, तो वो बने थे उनकी पार्टी की तरफ से। उनकी बहन है, उनका नाम है यास्मीन अब्बासी गालिबन, वो सेनेट की कायमा कमेटी है शायद फाइनेंस की या किसकी, उसकी वो मेंबर थी। उन्होंने और जब हमारी सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास होता है तो जर्नलिस्टों को भी बुलाया जाता है हेयरिंग के लिए, सवाल जवाब के लिए, तो शी वॉज कोटेड इन द मीडिया। उन्होंने सवाल किया था कि मुझे ये जवाब दें कि हर जर्नैल के जो ड्राइविंग वो जो घर में जो होता है, क्या कहते हैं, पोर्च होता है या जो भी होता है, वहां दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियों की फ्लीट खड़ी होती है। आप जितनी महंगी, वो कहती है आप जाके इस्लामाबाद में देखें, हर जर्नैल के घर के पार्किंग लॉट पे पोर्च में जो है आपको बेंटली मिलेगी, आपको जैगुआर मिलेगी, आपको मर्सिडीज मिलेगी, आपको लेक्सस मिलेगी, और एक नहीं, लाइनें की लाइन लगी होती है। वो कहती है इसका जवाब दे। पिछले दिनों बहुत सारे इसमें आप देखें, हमारे वो जो जर्नल साहब थे जिनको ये चाइना पाकिस्तान सी पैक अथॉरिटी का हेड बनाया गया था, फिर उनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया था इंफॉर्मेशन सेट पर, पता नहीं उसका भी, जिसमें वो किसके मालिक निकले, वो ये पापा जॉन्स। आप इसीलिए चाइना वाज वेरी अनहैप्पी जब उनको आपने सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया था। चाइना डिडंट वांट, चाइना नेवर लाइक दैट जर्नल आसिफ, और वो ISPR के भी आप, मैं बड़ी खुल के बात, तो जब इस तरह की आप देखें, अब मैं आपको बताऊं, आप जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी है ना कश्मीर के ऊपर, मैंने जो सेंस ली है, जो पाकिस्तानियों ने भी लिखी, जो इंडियंस ने भी लिखी, मैंने ये सेंस ली है कि कश्मीर जो है ना, उसकी लीडरशिप को पाकिस्तान ने धोखा दिया, यकीन करें, और वो रॉ ने भी दिया, ISI ने भी दिया, क्योंकि देखिए उन्होंने न्यूट्रलाइज करना था ना, ये एजेंसियां, दोनों एजेंसियों ने, क्योंकि ये भी पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने भी पीछे नहीं हटना था। अब आप कभी पढ़ के देखें किस तरह से ये लोन फैमिली को इन्होंने, इनके लोगों को कत्ल किया, इनको अच्छे लीडरान को भी कत्ल किया। अब ये दोनों एजेंसियों ने मिलकर क्या किया, जो इनके हत्थे चढ़े, उन जो ISI के हत्थे चढ़े, वो उनको इतना डिल्यूजन कर देते थे, वो आकर ISI के दफ्तरों में बैठे रहते थे, उनको कोई मुंह नहीं लगाता था, उनको पाकिस्तान लेकर आए, उनको छोड़ दिया, उनकी मदद नहीं की। वो कहते थे कि हमें पता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान नेवर वांटेड कश्मीर। It was just a sham, it was just a propaganda which was used over the period of time to gain mileage. और उसके बाद आप देखें, क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होता ना, तो फिर आप उसको इसी तरह रुइन करते हैं, जैसे हमने कारगिल में पूरी तरह इंटरनेशनल जो है ना वर्ल्ड में, हमारे पास से कश्मीर चला गया था, खत्म हो गया कश्मीर हमारे, वो तो एक हमने वैसे टन रखी हुई है। तो जब हम इस तरह के काम करेंगे, आप देखें कि वो दिस इज नॉट, और इन्होंने जो मैं बात कर रही थी, फिर कुछ अब रॉ ने उनको पॉलिटिकल उसमें लेकर आए, सेटअप में लेकर आए, मेन स्ट्रीम किया, अच्छी पोस्ट दी, उसके बाद 1-2 पोस्ट देखकर उनको रिडंडेंट करते गए, कुछ को जेलों में डाल दिया, कुछ को कत्ल कर दिया। ये पाकिस्तान ने भी यही किया, और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो आज आपके सामने है। और फिर ये जो हम देखें, ये जो हम करते हैं ना कि पाकिस्तान में जो, अब देखें, जो नवाज शरीफ है ना, ही इज द ओनली, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, ही इज द ओनली पॉलिटिशियन
जिन्होंने आज तक इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं की। मुझे अगर कहीं मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बताइएगा, जो मेरी याददाश्त में है। उन्होंने कभी नहीं कहा जरदारी मोदी का यार या मनमोहन का यार, क्योंकि आपको याद होगा जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो जरदारी की पाकिस्तान में हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की। ये मनमोहन सिंह के मेहमान थे, इनको बड़ा अच्छा वहां उन्होंने खाना वाना खिलाया, फिर ये अजमेर शरीफ भी गए, आपको शायद सारी चीजें याद होंगी। लेकिन जब ये पाकिस्तान आए, किसी मुस्लिम लीग नून ये काम नहीं करती कि मोदी का यार। तो ये असल प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पाकिस्तान, और ये आपको पता है बिलावल ने भी कहा, कश्मीर में इलेक्शंस हुए, बिलावल ने बार बार कहा ये मोदी का यार है, ये वो है, ये गद्दार है। नवाज शरीफ ने जब ये कहा कि वो भी आलू गोश्त खाते, हम भी आलू गोश्त खाते, बीच में एक लाइन है, बिल्कुल सिंबॉलिक बात थी। और ये सिंबॉलिक सिज्म, जैसे अभी आपने सिंबॉलिक बातें की, पोइट्रिक बातें की, सिंबॉलिक बातें होती हैं, फिगरेटिव बातें होती हैं, लिटरल मायने नहीं होते इनके। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग जो है, क्योंकि हमारा, अब आपको पॉलिटिकल सेटअप आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा वो, हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट खाली फौज का नाम नहीं होती, अब तो वो उसमें अदलिया भी होती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, उसमें बैंकर्स भी होते हैं, और उसमें फौज भी होती है। अब ये पहले तो, अब ये जो पूरा गैंग है ये अब इतना पावरफुल हो चुका है, ये हर बिजनेस में है। अब ये नहीं चाहते कि ये जो चूरन हम बेच रहे हैं कश्मीर का, ये इंडिया का चूरन जो है, ये किसी तरीके से भी खत्म हो। और इन्होंने अपना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को दबा कर रखना है, मार कर रखना है, उनको सर उठाने नहीं देना। आप देखें, कोई हिस्ट्री है किसी को पूरा। अब जब इंडिया की बात आती है, नवाज शरीफ जब बात करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का देखें, नवाज शरीफ का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट का होता है हमेशा से। आप देखें, वो जब भी आएंगे वो जैसी भी डेवलपमेंट करते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते। वो चाइना से पैसा लेते हैं, तो उसकी जगह बजाय कि वो इंडस्ट्रीज लगाए, वो सड़कें बनाते हैं, वो पावर पॉइंट बना, पावर हाउस, तो लेकिन होता डेवलपमेंट एजेंडा ही है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट के एजेंडा पे बात करते हैं, तो आप जब वो खजाने को देखते हैं तो खजाना तो खाली मिलता है उनको। फिर वो कहते हैं कि हमने रीजनल कनेक्टिविटी पे बात करनी है। रीजनल कनेक्टिविटी पे जब वो जाते हैं तो सबसे पहले आपने इंडिया से बात करनी है ना। अब देखें, इंडिया की, वेदर वी लाइक इट और नॉट, जो रीजन में इंडिया इज ए पावर। अब इंडिया से नेपाल भी डरता है, इंडिया श्रीलंका को भी डोमिनेट करता है, इंडिया मालदीव को भी डोमिनेट करता है। अच्छा, अगर आपने सार्क को रिवाइव करना है तो इंडिया के बगैर तो नहीं होगा। अगर आपने नेपाल के साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं, अगर आपने रीजन से कनेक्टिविटी करनी है, तो इंडिया के साथ आपको सबसे पहले ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। सो ये बात समझ आई नवाज शरीफ को, और ये बात समझ आई थी मुशर्रफ को भी, जब उसने टोपी पहनी थी प्रेसिडेंट की। जब आप प्रेसिडेंट की टोपी पहनकर आएंगे, जब आप खजाना देखेंगे, मैं अगेन कहूंगी, जब आप खजाना देखेंगे तो आप कहेंगे अब पैसा कहां से आएगा। तो आपने कहा कि चले ठीक है, अब किया था ना, अब आगरा गए, आपने सब कुछ किया। आपसे 2 साल पहले वही काम नवाज शरीफ कर रहा था तो आपको बुरा लग रहा था। तो हमारे जो, फिर आप करते क्या है, आप, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, एक होता है मेथड टू द मैडनेस। अमेरिका के लिए कहते हैं कि दे हैव मेथड टू एवरी मैडनेस। आपका क्या ख्याल है, वो कितनी मैडनेस में फैलाते हैं, कितना कत्लो गारत करवाते हैं, कितना, बट दे हैव ए मेथड टू इट। हमारा क्या है, हमारा मेथड भी नहीं है और मैडनेस ही मैडनेस है। हम अपना घर खराब करने के चक्करों में सारा कुछ खराब कर देते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हमारी, देखिए, यू नो द रूल इज कि फॉरेन पॉलिसी एमिनेट्स फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिसी, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिसी में सारा कुछ गलत है। यू वांट टू किल नवाज शरीफ, सो व्हाट यू डू, यू किल हिज फॉरेन पॉलिसी, and when you kill his foreign policy, you want to eliminate him. आप इमरान प्रोजेक्ट से क्या बुलवाते हैं, आपको याद होगा, इसकी फैक्ट्री में इंडियंस काम करते हैं। वो तो है यार, और आप, और आवाम पीछे चली हुई है। फिर आप कहते हैं कि जी ये पता नहीं क्या कुछ, उसका इंडियन के नारे लगवाना, फिर ये ताने देना। तो जब आपने उसको फ्लॉप करना है, आप पठानकोट करवा देते हैं। फिर हाउ डेयर नवाज शरीफ हमारी पूछे बगैर मोदी को बुला सकता है, चलो जी पठानकोट करवा दो। मैं एक किताब पढ़ी थी, वाज रिटन बाय एन एम्बेसडर हु हैज सर्व्ड इन पाकिस्तान, इंडियन एम्बेसडर, जिसने
कि कैसे जब ये वाघा के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा था, लाहौर डिक्लेरेशन और साइन हो रहा था, तो मुशर्रफ वाज वेरी अपसेट, ही नेवर वांटेड, उसने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाए थे कि आप ये ना करें। वो तो ये भी चाहता था कि ये लोग पाकिस्तान ना आए, और इतनी बड़ी कामयाबी थी कि आप उनको मीनारे पाकिस्तान ले गए। देखें ना, बीजेपी का एक राइट विंग हिंदू पार्टी का उनकी एक छवि है। उस छवि को लेते हुए आप उनको आपने डिप्लोमेसी दिखाई और आप उनको मीनारे पाकिस्तान, जिसको सिंबल समझा जाता है पाकिस्तान की क्रिएशन का, आप वहां ले गए। तो आप बजाय इसके कि आप एक डिप्लोमेसी को सेलिब्रेट करते, आपने कारगिल कर दिया। तो आपने कारगिल भी किया, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत। तो आप ये जो पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप है ना, इसको आप इस तनाजुर में देखें कि हमारे यहाँ, क्योंकि हम अब कितने ही किस्से हैं यार, कितनी ही बोंगियां हैं जिनको हम क्या बताएं और किस तरह का हो। तो अभी जब हम बात भी करते हैं कि जी हमने, अब इंडिया की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक इंडिया हैज टेकन ए वेरी हार्ड पोजीशन। मैं इधर ही रोकूंगी कि अब इंडिया के हवाले से जो हमें समझ आई है कि अब इंडिया से बात करना प्रोबेबली थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। अब आई डोंट नो, हमारे कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि शायद मोदी जो है वो एक अच्छी लेगेसी छोड़ना जाए चाहेंगे, और कुछ थोड़ा बहुत वो दिखाएंगे, लचक दिखाएंगे, ठीक है, और पाकिस्तान को शायद थोड़ी स्पेस देंगे। अब पाकिस्तान को स्पेस कैसे मिलेगी? तरीका एक तो यही हो सकता है कि मुंबई का जो अटैक है उसको सॉल्व किया जाए, उसके जो, अब वो अगेन एक गले की हड्डी है, पाकिस्तान उस पर एग्री करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं ना, इस पर कुछ भी हो जाता है कभी भी। करतारपुर हुआ ना, करतारपुर उस वक्त हुआ जब एलओसी भी हो रहा था, एलओसी पे फायरिंग हो रही थी, बम्बार्टमेंट हो रही थी, रोज वहां बंदे मर रहे थे, यहाँ बंदे मर रहे थे, एक दूसरे के साथ बार्ब्स जो है वो एक्सचेंज हो रही थी, अजीब किस्म का एक माहौल था। करतारपुर पर हुआ, उसके बाद आपने देखा एलओसी पे सीज फायर भी हुआ, और इसके बाद इस वक्त अमेरिका भी शायद, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रोबेबली वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से चाइना भी इसमें लगा हुआ है, सऊदीया भी लगा हुआ है, क्योंकि कि पाकिस्तान से कोई कॉरिडोर जो है वो इंडिया के थ्रू मिले, पाइपलाइन का, एनर्जी पाइपलाइन का। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो ये बैक चैनल बात हो रही है। अब देखें कि मैं यही कह रही हूँ ना कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, कि कितना ये बात आगे निकलती है क्या। अब नाउ ओवर टू यू। मैंने तो आपने जो इनिशियल कमेंट दिए, उसके बाद में मैं सेम क्वेश्चन को लेके महेश जी के पास जाऊंगा, और उसके बाद में मेरे कुछ थॉट्स हैं जो आपने बात कही, उसके ऊपर मैं फिर वो भी शेयर करूंगा। उसके बाद में फिर हम आगे के टॉपिक के ऊपर चलेंगे। महेश जी, सेम क्वेश्चन ओवर टू यू। आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या थॉट्स हैं? देखो राहुल, बारिश जब भी होती है तो मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ भी नहीं उगता, बीच में उगती तो है बहुत सारी झाड़ियाँ, और वो झाड़ियाँ होती हैं कटीली। प्रॉब्लम ये है उसमें इतने कांटे होते हैं कि रास्ते पे जब भी चलने की कोशिश करो कुछ ना कुछ चुभ जाता है, और आप फिर उल्टे पाँव भागते हैं वहां से, कि आपको पता है कि आगे फिर जाओगे तो यहाँ कांटे हैं, आगे लैंड माइन्स हैं या हो सकती हैं क्योंकि पहले मिली हुई हैं, तो यू बैक आउट, भाई कौन मुसीबत मोल ले। और ये बैकआउट होने की जो हालत आई है वो इसलिए आई है क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। दिस थिएटर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड थिएटर आई एम सेइंग विद ऑल पन इंटेंडेड एंड ऑल काइंड ऑफ sarcasm। सच्चाई ये है कि अब चीज़ों को, एक चीज़ जिसकी पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल होती है वो होती है चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना। सो आई एम नॉट समबडी हुज वो ड्रम बीट करेगा अमन की आशा के एंड ऑल दैट, वो सब मेरे बस का नहीं है। बिकॉज आई प्रेफर टू स्टैंड ऑन अ हार्ड ग्राउंड। जो सच्चाई है रियल पॉलिटिक की, चाहे वो जिंदगी की सच्चाई हो, आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और सच यही है कि भाई सारे रास्ते में कांटे कांटे थे, और कांटों से आगे लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। चॉइस आपकी है कि आप चल लीजिए। दूसरी तरफ आपको क्या, एक डिटोर मिलता है, आप उस डिटोर पे चलते हैं, आपको हरियाली भी मिलती है, आपको वेलकमिंग लोग भी मिलते हैं,
इतना ही नहीं, आप 4 कदम चलते हैं तो आगे वाली जो सड़क है वो लोग बनाने लग जाते हैं आपके लिए, वो आपके पार्टनर्स हैं जो दूसरी साइड पे हैं बॉर्डर के। ये इशू है, क्योंकि तो फिर आपके लिए चॉइस क्या बचती है कि आप उस रास्ते पर चलें जहां आपको कोऑपरेटिंग पार्टनर्स मिल रहे हैं, कोऑपरेटिंग नेबर्स मिल रहे हैं, और आपको ये लगता है कि यही टाइम, यही एनर्जी अगर मैं और अपने रिसोर्सेस मैं अगर इस रास्ते पर लगाऊं तो मैं ज़्यादा दूर तक पहुंच सकता हूं। और न सिर्फ दूरी की बात है, बल्कि जो उससे आने वाले रिटर्न्स हैं वो गारंटीड है। यहाँ कुछ भी गारंटीड नहीं इस कटीली राह पे। तो आपके लिए खतरा क्या है? आप पैरों में कांटे भी लीजिए, आप लैंड माइन पर भी चलिए, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत पॉसिबल है कि जो आखिर वाला बम उठा के आपको वहीं फेंक दे जहां आप पहले से चले थे। ये इतनी बार हो चुका है कि अब आदमी को लगता है कि भाई व्हाई डू आई हैव टू गेट इनटू दिस गेम। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं करंट पॉलिटिक्स में आता हूँ, ये मेटाफर्स की भाषा बहुत हो जाएगी वरना। आप ये देखिए, अभी 4 दिन पहले की बात है, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को, 4 तारीख के बाद में 4 तारीख की रात से लोगों के कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आ रहे थे। कुछ चीज़ों की डिसेंसी होती है, कुछ चीज़ों की कर्टसी होती है, कुछ चीज़ों की एक वेल विशिंग होती है। सबको मालूम था कि लार्जेस्ट पार्टी कंट्री में कौन सी है। इटली से लेकर और आसपास के जितने मुल्क थे, वहां पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एंटायर कैबिनेट्स ने, मतलब समबडी, अ कंट्री लाइक मालदीव्स, जो कि दुश्मनी कर रही है और चाइना की ओट में रख के बंदूक चला रही है हमारे ऊपर, उसकी तमाम कैबिनेट ने अलग अलग सेपरेटली इंडिविजुअल कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजे मोदी जी को। और वो भी ऐसे कमाल का ऑफिस है उनका, मैं नहीं कहता वो पर्सनली कुछ आंसर कर रहे हैं, उनके आंसर ने, उनके ऑफिस ने सबको इंडिविजुअली आंसर किया, नॉट अ वर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। और मजे की बात क्या है, ऐसे में रूमर चलता है 6 तारीख की सुबह सुबह शहबाज शरीफ को बुलाया जा रहा है, मुर्तजा सोलंकी साहब का ट्वीट आ जाता है, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल आ जाता है कि अब क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए, ये करना चाहिए। आई मीन, मैंने उनसे इमीडिएटली उनको को ट्वीट किया, वापस किया, मैंने कहा भाईजान क्या कर रहे हो था, ये कैसे हुआ, मतलब कब हुआ, किस बेसिस पे बोल रहे हो? है शेख चिल्ली के सपने, ये प्रॉब्लम है। मैंने आखिर में बोला आपको, शेख चिल्ली के सपने, आप कुछ भी कर लीजिए और हर बार आप आकर खड़े हो जाइए जी मिट्टी पाओ आगे चलो। नहीं होता भाई, कितनी बार मिट्टी पाए। मुंबई जैसे अटैक को भुलाकर मोदी जी ने नई शुरुआत की थी जब वो 15 में नवाज शरीफ साहब के घर गए थे। मुंबई जैसे को हमारे दिल जलते हैं जब मुंबई के बारे में सोचते हैं। मैं कल ही उनको बता रहा था कि वो ताज के पीछे जो बना हुआ लियोपोल्ड कैफे है, मैं उसको, मतलब मैं आज तक मिस करता हूँ। यू नो, फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गो टू मुंबई इज गो देयर। यू नो, इट्स लाइक कलेजा मुंह को आता है सोच के कि यार हमारे साथ हुआ क्या और क्यों हुआ। पाकिस्तान की अपनी एजेंसी FIA के हेड ने उसकी रिपोर्ट दी है, मैं तो नाम तक भूला हुआ था। मैं लाहौर में जब नजीम सेठी की वर्कशॉप पर बात कर रहा था तो मैं भूल गया कि यार वो, मैंने कहा एक रिपोर्ट आई थी, जरा सोचिए, आप हैरान होंगे, उस रिपोर्ट की याद और FIA के हेड के नाम की याद जानते हो किसने दिलाई? वो जो आजकल भारत के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, आदरणीय फवाद चौधरी साहब, मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने बताया, अरे वो थे यार, तारक साहब थे, तो बॉम्बे भी आए थे बाद में। उन्होंने बॉम्बे आकर उस सेमिनार में भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे ही लोग थे वो, कि हमने सारी बोट वगैरह सब सीज की है और वो लोग हमारे थे, इंस्ट्रूमेंट हमारे थे, लड़के भी हमारे थे। आप उसके बाद में क्या सुनते हैं, वो शेख रशीद से वो हामिद मीर को गाली दे रहे हैं, कैसे बोल दिया इसने कसाब के बारे में, कैसे बोल दिया, उसके गांव क्यों चला गया, गॉड नोज व्हाट एंड व्हाट नॉट। कसाब की फैमिली आज तक कहाँ है कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। दुर्दाना आपके साथ हैं, बता दें, वो जिस दिन अगले दिन के बाद से वो गांव से गायब हो गए थे, आज तक कहाँ है कोई माइका लाल नहीं जानता। प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान को आदत है अपनी हिस्ट्री खत्म करने की। जिस तरह वो हमको एक्यूज करते हैं ना, हम मुस्लिम संबंध खत्म कर रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, आप एबटाबाद का मकान गिरा देते हैं भाई। ओसामा बिन लादेन जिस मकान में रहा, आप उसको म्यूजियम बना सकते थे भाई साहब, आपने उसको गायब कर दिया, उठा के फ्लैट कर दिया पूरे को।
मैं चैलेंज करता हूं मिलिट्री आर्काइव में आप चले जाइए, जाकर देख लीजिए, आपको कारगिल की फाइल नहीं मिलेगी। आई नो दिस, दैट फाइल वाज रिमूव्ड व्हेन मुशर्रफ वाज इन पावर। देयर इज नथिंग। सो आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सच्चाई ये है। अब जब ये मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं, शहबाज शरीफ की पहली ट्वीट आती है, a single half a liner, facilitations for becoming prime minister। वैसे उनको जवाब चला गया, राइट। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की, एब्सोल्युटली खूबसूरत ट्वीट की, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उतनी खूबसूरत उन्होंने जवाब भी दे दिया, और उनके जवाब में उनके मैसेज भी थे। बराबर। उन्होंने बाकायदा कहा कि हिंदुस्तान की जनता हमेशा से पीस, स्टेबिलिटी चाहती थी। हिंदुस्तान की जनता, मायने कौन नहीं चाहता था? आपकी तरफ। सवाल ये है, और इस सब के बीच में आज नवाज शरीफ साहब जो भी ट्वीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनकी बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, छोटा भाई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है ना। आप इस सब के बीच में ट्वीट किससे पा रहे हैं? अच्छी वाली उनके भाई से। उनकी पोजीशन क्या है? पार्टी प्रेसिडेंट, राइट। मगर हमें गच्चा कब मिला? जब नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर थे। कारगिल तभी हुआ था। और अभी इस इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से 2 हफ्ते पहले करंट आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ ये कह चुके हैं कोई पीस नहीं हो सकती हिंदुस्तान के साथ। दोदाना ने आपको एक चीज गलत बताई, एस्टेब्लिशमेंट के मायने, जो मायने उन्होंने बताए वो सही है, टेक्निकली वो बिल्कुल सही है, और सारी दुनिया में यही मायने होते हैं जो बता रहे हैं। ये मायने सारी दुनिया पर लागू होते हैं सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान पे एस्टेब्लिशमेंट के मायने सिर्फ और सिर्फ फौज होती है, और वो बाकी सब लोगों को डायरेक्ट कर रही होती है, चाहे वो जुडिशरी हो। और इसकी बाकायदा हिस्ट्री गवाह है, इसकी तमाम माजी इसका गवाह है। चाहे जुडिशरी हो, पॉलिटिकल क्लासेस हो, सबकी सब मैनिपुलेट होती हैं। किससे? एक अकेला इंस्ट्रूमेंट है, फौज। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक्चुअली मैं उसको अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरे हो सकता है आज शाम को या कल सुबह दिखा दूं मैं। वो इंटरव्यू के मतलब कुछ क्लिप्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जमशेद कियानी साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं पाकिस्तान की, जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया था जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड थे। तो मगर वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं साहब कू करने में कौन सी मुश्किल होती है, हमारी 111 ब्रिगेड के लोग हर एक जगह पर मौजूद होते हैं, और उनको करना क्या है कि भाई बाहर की तरफ आपकी गन का गार्ड होता है, वो अंदर की तरफ कर देना होता है। भाई आप प्राइम मिनिस्टर की को गार्ड कर रहे हैं, आपने गन उठाई और प्राइम मिनिस्टर की तरफ लगा दी, हो गया को। इट्स ऑन रिकॉर्ड। शाहिद महमूद को उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया हुआ है, पूरा लंबा 3 पार्ट पर इंटरव्यू है। उनका जी 1 मिनट लगता है, गन यहाँ है, यूं कर दी, हो गया, खत्म बात। ऑल ही हैज टू डू इट कि रिसीव अ कॉल फ्रॉम द सीनियर, 111 ब्रिगेड को फोन कर देगा कि भाई जाओ और कर दो। ड्रामा की हालत यह है, थिएटरिज्म की हालत यह है, जो कि आज भी आईएसपीआर फंड करती है ड्रामों को। हालत यह है कि जिस समय मुशर्रफ वाला को हुआ है और वो गेट फाड़ने वाला सीन में हुआ क्या था, कोई भी जर्नलिस्ट जो मौजूद था आपको बता देगा कि भाई उनको देखकर वैसे ही गेट खुल जाता है ऑटोमेटिकली। गेट खुल गए थे, वो चले गए थे अंदर, वापस आए, गेट बंद किया, फिर गेट पे चढ़े, उसको बाकायदा ड्रामेटाइज किया गया सीन को। दैट इज अ ड्रामेटाइज सीन, डू यू नो दिस? पाकिस्तानी फौज ने उसको, इट्स अ मैसेज, इट्स द मैसेज गोइंग अक्रॉस द बोर्ड दुनिया भर को कि देखो जी हम वी कैन गो वेयर वी आर सपोज्ड टू गो एंड द वे दैट वी वांट टू, यू सी। सो अब जब करंट आर्मी चीफ एक हफ्ता पहले, यानी 28 तारीख को इनका मैनिफेस्टो है, 27-28 जनवरी को आया इनका मैनिफेस्टो, 8 तारीख को इलेक्शन था पीएमएलएन का, नवाज शरीफ की पार्टी का, और बाकायदा उसमें ये कहा गया, और ये 22 या 23 तारीख की बात है जब इनके आर्मी चीफ ने ये बात कही है, द जेंटलमैन इज अ करंट आर्मी चीफ इज स्टिल सिटिंग देयर, सो डू व्हाटएवर ट्वीट यू वांट बट हाउ टू ट्रस्ट यू। मैंने कल ये बात नवाज शरीफ साहब को उनके जवाब में लिखी है, आप उनकी टाइमलाइन पे जाकर देख लीजिए ट्विटर पे। मैंने उनको कहा है कि सर जी व्हाटएवर यू आर राइटिंग इज योर आर्मी चीफ ऑन बोर्ड, वरना फिर कारगिल हो जाएगा। सही बात।
So how do you take that? No, I take all this with a pinch of salt. लफाजी करने के लिए तो हम लोग नहीं बैठे हैं. लफाजी के बदले में आपको लफाजी मिल जाएगी, बट ऑन ग्राउंड कुछ होने के लिए कमर चीमा जी कल रात को जो प्रोग्राम कर रहे थे वहां क्या कह रहे थे? वो हाफिज सईद कहाँ है जी? जेल में है जी. भाई साहब 2 महीने पहले पिंडी में वो क्रिमेशन ग्राउंड में क्यों आया हुआ था अलॉन्ग विद जेईएम के हेड के साथ? वो नहीं बताएंगे वो आपको. Suddenly he was removed from there. That it came in the news. It was public knowledge. मैं कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ. बट सवाल ये मित्रों, दोस्तों, कि भाई मेरे, हमसे आप सच न बोलो, खुद से तो ईमानदार हो जाओ. बराबर. हमसे तो बाद में होगे ना. आप किसी बाहर की दुनिया के लिए आप तब ईमानदार होंगे जब खुद से ईमानदार होंगे. पहले जस्ट डू. अच्छा, तीसरी बात, बेहद प्रैक्टिकल बात. टेल मी वन ग्राउंड व्हाई आफ्टर ऑल दिस. आपको याद है पाकिस्तानी लोग हंसे थे जिस दिन मोदी जी ने पहली बार कहा था आई आइसोलेट यू. ये बात उन्होंने पब्लिकली कही थी, पब्लिक एड्रेस में कही थी, आई आइसोलेट यू. आज हो गया. सऊदी अरब से MBS यहां आता है, 3 बार आ लिया है. पाकिस्तान के ऊपर से आता है. पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं कि भाई नीचे उतरा, 2 घंटे के लिए आ जा. भाई नहीं उतरता. ये हालत है कि पिछले महीने की गई हुई 19 तारीख के लिए झूठ बोल रहे थे कि 19 तारीख को आ रहा, 19 तारीख को आ रहा. पता लगा 20 तारीख को जापान चला गया. तो उसका कोई प्लान ही नहीं था. शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे थे फालतू में. कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपनी ही पब्लिक से ऐसा झूठ बोल रहा है जिसको 2 दिन बाद पता लग जाएगा दुनिया को झूठ. आप कहीं फेस दिखाने लायक नहीं बचेंगे. पब्लिक थू थू कर रही थी उस दिन पाकिस्तान में. व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? व्हाट आई एम सेइंग इज बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी तो कहीं है नहीं ना. उस भाई को फौजी बैठने को कहते हैं, वो लेट जाता है. तो खुदा मालिक है. मतलब किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोलो तो हो सकता है मेटाफोरिकल, बहुत पॉसिबल है कि ये झूठ हो या लोग इसको एक्सैजरेट कर रहे हो. लेकिन वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ ट्रबल में थे तो ये भाई साहब पिछली सीट पे छिप के ऊपर हेड लगा के छिप के बैठ के जाते थे फौजियों से मिलने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए. देयर हैज बीन नो टाइम जब इन्होंने कोई उसके खिलाफ कभी बात की हो, कभी नहीं. What all has, my sympathies, honestly, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बोलते बोलते मेरा गला चोक हो गया है, नवाज शरीफ के फेवर में, simply because it is painful for me to see the visuals जो वो कुलसुम नवाज से आखिरी गुड बाय कर रहे हैं लंदन से चलते हुए. I literally feel my throat gets choked. It's a very emotional scene. What have you done to that man? उसका क्या कसूर था यार? वो पाकिस्तान का भलाई तो करना चाह रहा था. इन फौजियों ने आखिरकार पाकिस्तान को दिया क्या है आज तक? यानी जियाउल हक के वक्त पर जब अंधाधुंध पैसा आ रहा था यहाँ पर, उस वक्त के ISPR के लोगों को आप ले लीजिए, ISI के जनरल्स को ले लीजिए जो समय मौजूद थे. बाद में क्या उनके पनामा में, उनसे कहीं जगह जगह जो स्विस बैंक के अकाउंटों का जो पर्दाफाश हुआ है, आप ये देखिए, निकले नहीं उनके अकाउंट. क्या सब खा खा के मोटे होके सांड होकर निकल गए. मरी कौन? पब्लिक. आज तक आपके यहाँ जो पैसा आता था आपने सीधे मना कर रखा था कि ऑडिट ही नहीं होगा साहब, इतने पैसे का तो ऑडिट होगा ही नहीं. जाओ. अमेरिकन की मस्ती थी, पानी की बोतल का $100 का बिल तो उनका दे देंगे भैया. दे नीडेड यू, डिड एवरीथिंग. पर जैसे ही उनका मौका लगा उन्होंने क्या किया? उन्होंने पे प्रेस लगा दिया उठा के. बाद में कैरी लूगर बिल आ गया. काम निकलते ही उन्होंने सारे काम किए ना अमेरिकन ने भी. तो अगर आप हुसैन हक्कानी की मैग्निफिसेंट डिल्यूशंस पढ़ें, you will get to know the facts that I'm talking about. Everything is mentioned there. History mentioned है. मैं कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूँ. तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चल रही थी. आपको पैसा चाहिए था, उनको आपसे काम चाहिए था. At times I feel like calling this army not army. I mean, I'm sorry to say this. It has behaved at times just like a mercenary force. जॉर्डन में आप क्या कर रहे थे महाराज? जिन फलस्तीनियों का आप गाना गा रहे थे, आपके जियाउल हक ब्रिगेडियर थे, मार रहे थे उस वक्त लोगों को वहां. क्या आप जानते हैं कि 70% पॉपुलेशन जॉर्डन की फलस्तीनियन है? Who is talking what? How do you trust them? ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने की बात करो, तख्ते की मिट्टी पाओ, आगे चलो देखते हैं. बराबर.
और दिस इट। सो आई मीन आई डोंट सी। अच्छा आज बताओ कैसे चला जाए आगे? राकेश, somebody has to tell me। राहुल मुझे बताओ कि अगर करंट सिनेरियो में मान लीजिए कि हम और आप अदर वे राउंड, दुर्दाना को मोदी जी मान लेते हैं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं दुर्दाना जी को। अब मुझे दुर्दाना ये बताएं कि आप अगर आज के हालात में हैं, आपके सामने दुनिया खुली पड़ी है। आपको याद है हम जयशंकर जी जब वहां गए थे न्यूजीलैंड एफटीए के लिए, 2 दिन डिले हुआ था नेगोशिएशंस में, उठ के चले आए। भाई इतना टाइम किसके पास है? या तो करना है तो करो, नहीं करना है, हमारे लिए दुनिया खुली पड़ी है भाई, हम आगे चले, अगली दुकान देखेंगे। तुम्हारे साथ कौन टाइम वेस्ट करेगा? वो दिन और आज का दिन है, वो एफटीए नहीं हुआ। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, एट अ टाइम जब आपकी इकोनॉमी उस पेस पे भाग रही है कि आपके पास वक्त नहीं है, आप काहे को मारामारी करेंगे भाई? गिव मी अ रीजन। बराबर। चीमा साहब कल रात को कह रहे थे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप आपको कैसे? अबे भाई तुम्हारी परमिशन थोड़ी चाहिए, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप तो आ चुकी है भाई। अफ्रीका को हम ही लेकर आए हैं G20 में, तुम्हारी परमिशन थोड़ी लेनी हमको। बिना पाकिस्तान के कैसे करे? क्या बिद्दी का शोरबा, और फजूल की बातें, बम फाड़ रहे फालतू के चिल्ला के। और इन्हीं को बाय द वे मैं आज शाम को डिटेल में बताऊंगा आपको। एक्चुअली मैं क्या कहूँ, चलो नहीं तो बेकार में नाराजगी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई क्या है, आप इनको यहां सुनिए या सच टीवी पे सुनिए, सच न्यूज पे, तो चीमा साहब के राज खुल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देना देता हूं आपको मैं, हिंदुस्तान में क्यों एक्सपोज होने रहे चीमा साहब। सच न्यूज हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बैंड है। यू डोंट सी सच न्यूज, नॉट इवन ऑन वेब। आप यूट्यूब पर भी देखेंगे सच न्यूज का आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है फॉल्स प्रोपेगेंडा के लिए। ये जनाब वहां के मेन एंकर हैं, मेन एनालिस्ट है वहां के, तो वहां ये इससे बिल्कुल रिवर्स बोलते हैं जो अपने यूट्यूब पे बोलते हैं। तो जो गुड़ी गुड़ी बातें आपको सुना रहे हैं वो दरअसल जहर उगलते हैं आपके खिलाफ जब वहां बैठते हैं। बराबर। This is it. So you have to deal with what you have. So जो बातें दुर्दाना जी ने कही और जो महेश जी आपने भी कही, हम लोग इलेक्शन वाली चीज़ों को और जो स्पेसिफिक रिलीजन ओरिएंटेड चीज़ें उनको थोड़ा सा साइड में रख के हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी जो हम लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर बात करें उसके ऊपर बात करें। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी महेश जी ने कही कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो एक बहुत मिसिंग फैक्टर है। और ये चीज़ माजी में भी अगर हम देखें तो बहुत बार बार ये चीज़ें रिपीटेटिव हुई है, इसलिए ये बहुत चीज़ें सामने आती है। ये हम लोग फिर लाहौर बस जब अटल जी लेके गए थे वो, और कारगिल भी हुआ, फिर उसके बाद 2008 वाला एपिसोड भी हुआ। और इन सब चीज़ों को बार साइड में रखते हुए जब 2014 में मोदी जी ने जो 1-2 इनिशिएटिव लिए वहाँ से भी कुछ 1-2 चीज़ें हुई। अब भारत के स्टांस में जो एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो चेंज आया 2019 के बाद से, जब पुलवामा में अटैक हुआ। उसके बाद से भारत का स्टांस पाकिस्तान के लिए बहुत चेंज हो गया। वो चेंज ऐसा हुआ कि आई एम सॉरी टू से बट मैं एक पॉलिटिकल स्टांस के लिए की तरफ इंडिकेट करते हुए बात कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए एक फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक नो एग्जिस्टेंस वाले स्टेट की तरफ चला गया है। अगर आप यूएन में इंडियन के कोई भी स्पीच अगर देखें 2019 के पहले की बात अगर मैं करूं तो हमेशा उस स्पीच में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के टर्म में कोई ना कोई बात कही हुई मिला करती थी। पर 2019 के बाद से आप कोई भी स्पीच उठा के देखें, फिर वो जयशंकर साहब ने दी हो चाहे मोदी जी ने दी हो, किसी स्पीच में पाकिस्तान का कोई नाम नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि भारत क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है वर्ल्ड के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है पाकिस्तान को लेके इंडियन पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में। अब अगर हम इस पॉइंट, हाँ जी महेश जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं, फिर आगे के टॉपिक के लिए चलते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले की तमाम सरकारों में, पहले की जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं हिंदुस्तान में और इस गवर्नमेंट में सिर्फ एक फर्क है। इस गवर्नमेंट ने पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये साबित कर दिया है कि विदाउट डीलिंग विद पाकिस्तान यू कैन हैव प्रोग्रेस।
इससे पहले क्या होता था, जो अंटिल मनमोहन सिंह, ये बात कही जाती थी हमेशा कांग्रेस रिजीम में कि पड़ोसी है, बिना बात किए काम कैसे चलेगा। इस गवर्नमेंट ने दिखा दिया है कि बिना बात किए काम चल सकता है, और चल ही नहीं सकता, बहुत तेजी से चल सकता है। वी सिंपली इग्नोर्ड इट एंड वी डिड इट, एंड वी, हमारे सामने, आपके सामने पिछले 10 सालों का या कम से कम 15 के बाद का रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए, इन 9 सालों में हमने जो कुछ किया है वो इसलिए नहीं किया है कि हम पाकिस्तान से डील कर रहे थे, वो हम सब इसलिए अचीव कर पाए हैं बिकॉज वी स्पेयर्ड आवरसेल्व्स द ट्रबल ऑफ डीलिंग विद पाकिस्तान। ठीक है, चलिए मैं अब एक आगे के टॉपिक की तरफ चलता हूँ। दुर्दाना जी, अभी फिलहाल IMF की टीम पाकिस्तान में है। आई एम नॉट श्योर वो अभी भी है या फिर चली गई नहीं, है, जा चुकी वापस। और वो स्पेसिफिकली बजट से रिलेटेड टॉपिक के लिए थी। तो क्या ये जो आने वाला बजट है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए और भी ज्यादा मुश्किलों भरा बजट हो सकता है? हाँ, जस्ट सुन तो यही रहे हैं, क्योंकि हमारे हर बजट जो हमारा प्रॉब्लम बजट के साथ एक होता है, बस जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। हमारे बजट का प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा ये जो बजट आएगा ना, ये तो पास हो जाएगा, इस पे कोई अनफॉर्चुनेटली कोई बहस भी नहीं करेगा। बस एक क्योंकि बजट एक ऐसी चीज होती है जिसको पास करना होता है, और आपको पता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर बजट पास ना हो तो हुकूमत गिर सकती है। अगर एक हुकूमत बजट पास ना करवा सके ना, तो इसका बहुत बड़ा फेलियर समझा जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि वो हुकूमत के लिए वो एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस वोट होता है। तो बजट तो हमारे यहाँ आपको पता है पास तो ही करवा लेंगे, क्योंकि वो जो भी होगा उस पर कोई बहस होगी थोड़ी बहुत, वही जो ऑप्टिक्स होते हैं जो ये बात करें थिएटर वगैरह। लेकिन मसला कहाँ आएगा? मसला ये आएगा कि ये बजट पे तो सारी बातें हो जाएंगी, शायद कुछ आपको बड़ा नजर भी आएगा कि ये डेवलपमेंट, ये वो, जो कि डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा कट भी लगने वाला है। हमारे पास देखें, जब आपकी GDP का 80% हिस्सा जो है वो आपने कर्जों में दे देना है। कर्जों मतलब आपकी GDP का 80% जो है वो आपने कर्जों की मद में आपका चला जाएगा, जो आप कमाएंगे या जो लेकर आएंगे। जो बात ये है कि अभी तो बहुत ज्यादा, और उसके बाद जो मैं बात कर रही थी, वो बात ये कर रही थी कि फिर एक और बजट आएगा, फिर एक और बजट आएगा, इस तरह बजट आते रहेंगे, छोटे 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 छोटे। ये लोग मतलब जो अभी उन्होंने बात की ना, बिल्कुल सही बात की है कि हमारी आवाम के साथ कोई सच ही नहीं बोलता, और आवाम को भी सब पता है कि ये सब हमारा, मैं क्या जबान बोलूं कि हमारा क्या इन्होंने लगाया। तो ये जो है ये सच तो बोलते नहीं है, एक फैंटेसी में रखते हैं, एक बबल में रखते हैं, और बबल भी टूट जाता है, फिर इनकी इज्जत भी नहीं होती, जो भी अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये अब आप देखेगा कि सबसे बड़ा जो हमारे साथ मसला है वो बिजली का है हमारा। अब देखें बात क्या हो रही है, अभी शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे चाइना। आप चाइना चले जाएं, आप चाइना के बजाय किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर हो, आप कहीं भी चले जाएं, आप जाकर जितनी मर्जी गारंटियां दे आए, गारंटी से कुछ नहीं होगा जब तक आप आके कुछ करेंगे नहीं। आपके पास क्यों आएगा इन्वेस्टर जब आपके पास उसको सिक्योरिटी नहीं है? आपके पास इन्वेस्टर क्यों आएगा जब उसको अपने पैसे वापस लेकर जाने के लिए पता नहीं है कब आप एम्बार्गो लगा देंगे, कब आप कहेंगे तुम लेकर ही नहीं जा सकते डॉलर, क्यों नहीं लेकर जा सकते? क्योंकि हम नालायक हैं, हमारे यहाँ स्मगलिंग इतनी बुरी हो रही है, क्योंकि हमने उस स्मगलरों को, माफिया को तो पकड़ना नहीं होता, हमारे भाई बंदे हैं, तो इसलिए हमें एक्सचेंज रेट रखना है नीचे। तो चलो तुम तो अपना हमारे डॉलर तुम छोड़ो, और बस ये तो कौन जाए, वो तो चले जाएंगे यहाँ से इन्वेस्टर, कौन इन्वेस्टर आएगा? आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं देंगे, आप उनको ये यकीन नहीं दिलाएंगे कि हमारी पॉलिसीज शिफ्ट नहीं होंगी, चाहे जितनी मर्जी हुकूमतें आए चली जाएं, जो मर्जी हो। इटली में बहुत हुकूमतें आती जाती थी, महेश आपको बताएंगे, आए दिन उनके प्राइम मिनिस्टर बदलते थे, लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं चेंज होती थी। वो पॉलिसी के साथ अपने जो है वो छेड़छाड़ नहीं करते थे, वो कहते थे इसको हम असरअंदाज नहीं होने देंगे। तो आप जब तक इस तरह का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो एक माहौल होता है वो क्रिएट नहीं करेंगे, हमसायों के साथ आपकी चिपकलिश रहेगी, आप एक टेररिज्म आपके यहाँ है, तो कौन आएगा आपके यहाँ? बिजली का मसला इतना बड़ा मसला है, किस तरह फैक्ट्रियों को आप चलाएंगे? आप तो ये चाहते हैं ना कि लोग आके इंडस्ट्री लगाएं। देखिए पाकिस्तान का मसला, हमारे यहाँ जो जगलिंग हो रही है, जो बेकार की बात हो रही है, हम क्या बात करते हैं टैक्स बेस बढ़ा ले, हमने रट लिया, रेटरिक है टैक्स बेस बढ़ा ले, टैक्स से खाली कहाँ से बढ़ेगा टैक्स बेस? आप तो ये चाहते हैं ना कि मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए तो आप चाइना तो है नहीं कि आपने सारा कुछ खुद ही खा के लेना है और आपके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आपने यहाँ बनाना है, और आपके पास सबसे बड़ा पैसा कहाँ से आना चाहिए? अभी तो हालात ये है कि हमारे पास डॉलर क्रिएट करने के लिए रास्ते कौन से हैं?
कि हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है ना वो रेमिटेंसीज आ जाए, उस पर हम खुश हो जाते हैं, यहाँ बाहर से आप कर्जा ले लें। तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे कैसे? अब मसला ये है कि पाकिस्तान में एक टी शर्ट बनती है, बांग्लादेश में एक टी शर्ट बनती है, एक इंडिया में टी शर्ट बनती है, ठीक है। सबसे सस्ती टी शर्ट बनाता है इंडिया, उसके बाद टी शर्ट सस्ती बनाता है बांग्लादेश। आप कहते हैं कि जी मैं तो $60 की बनाऊंगा, वो कहते हैं मैं 7 सेंट की बनाऊंगा, तो उसके बाद कौन जाएगा? मुझे आप बताएं। हमारा तो टेक्सटाइल का बंदा यही रोता है, हमने रॉ मटेरियल भी मंगवाना है बाहर से, कभी हमारा कुछ। तो यहाँ आप जब तक एक आपने कहा सी पैक पे, देखिए 10 साल हो गए सी पैक पे, 9 हमने बनाने थे इकोनॉमिक जोन्स। अब कहानी सुने, दर्द ये दोहा है ये, ठीक है। आपने 4 बनाए, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बने नहीं है, ठीक है। 5 का तो पता ही कोई नहीं, और आप पैसा ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं? मोटरवेज बना रहे हैं, कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जिसके बारे में आपकी अपनी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम इतनी बिजली सप्लाई कर सके। आपकी आवाम को लेट से 22,000 मेगावाट बिजली चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर 16,000 मेगावाट ट्रांसफर कर सकता है, तो आप बना कितनी रहे हैं? 46,000 मेगावाट। क्या किसी दुनिया के किसी मुल्क में पागल बना होता है? ये पागल पागल, वो जो 22,000, वो जो 46,000 आप बना रहे हैं, वो जो गैप है जो बन रही है, उसकी कैपेसिटी चार्जेस मैं दे रही हूँ, चीमा साहब दे रहे हैं, और वो जो सारे लोग दे रहे हैं, ठीक है। और ये पागलों, ये मैं क्या आपको मैंने क्या कहा है? देयर इज नो मेथड टू दिस मैडनेस। ये मेथड सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को जो है वो, और वो जिनके आईपीपीज है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं। मियां मंशा बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उनकी दोस्ती है इसी नवाज शरीफ के साथ, इसी शहबाज शरीफ के साथ। ये वही एलीट। अच्छा, अभी आप मुझे ना एक ट्वीट बड़ी अच्छी लगी आपके, कल हम बात कर रहे थे माहिर साहब, जिनको हम हॉक भी कह रहे थे, कौन है? सरीन, क्या नाम है उनका? आपके जो है इंटेलेक्चुअल है, क्या नाम है? सुशांत सरीन। उन्होंने बड़ी अच्छी ट्वीट की है, वो पता है, वो ही इज राइट। मुझे देखिए, ये जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ है ना, दे आर प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ये दोनों भाई खेल रहे हैं गुड कॉप बैड कॉप। चलो जी, मेरे पास डंडा है, तुम्हारे पास कैरेट है, मैं डंडा चलाता हूँ, मेरी बेटी भी चलाती है, तुम कैरेट के साथ रखो, और हम इस आवाम को जो है ना वो। अब ये नहीं हो सकता कि इस क्रिटिसिज्म में, ठीक है, जो अब मैंने भी तारीफ की है, अल्लाह करे कोई जो भी ये इनका जो इंडिया के साथ जो है, अब भाई ने यही कहा, अब आप देखे, ये लोग वाकई इसी तरह से कर रहे हैं। स्टेट की पॉलिसी और है, पीएमएलएन की पॉलिसी और है। स्टेट ने जब इब्राहिम रईसी का जब जहाज क्रैश हुआ था, तो स्टेट ने कहा था शहीद हुए। जब पीएमएलएन की तरफ से ट्वीट आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें अफसोस है कि वो हलाक हो गए हैं। तो आप ये बात समझे ना, पार्टी तो वही, पार्टी तो पार्टी ही होती है ना पावर में, लेकिन दोनों पार्टियों का आप देखें कि एक ही पार्टी है, पावर में भी है, और उसका भाई जो है, उनका दोनों का नैरेटिव अलग है। तो दे आर एक्चुअली प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप। उन्होंने बिल्कुल सही कही ये बात। तो ये जो आपका जो था कि ये बजट हमारा अभी आप देखते जाइएगा, जब तक आप, मैं जो बात आ रही थी कि आप ये पावर सेक्टर को कौन आएगा भरे आपके पास, तो लोगों के पास सकत ही नहीं है खरीदने की, किस तरह करेंगे? तो ये चीजें जो है ना, ये एक गुंजल है। ये अभी आप देखें कि आपके अमीर ज़ादे जो है, वो $11 अरब की उनकी प्रॉपर्टी है दुबई में, और पाकिस्तान आपका 1-1 अरब रुपए के लिए, $2-2 अरब के लिए, 3-3 अरब के लिए, $6 अरब के लिए नीचे लेटा हुआ है। पता नहीं मैं क्या जबान इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या हालात हुए। आपने अपनी पूरी आवाम को गला। अब मुझे याद है कि एक मैं तकरीर सुन रही थी, तो उस पे आपके जो है ना अंबानी, क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी, वो तकरीर कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात में 5G लेकर आओ। तो उन्होंने कहा, कॉन्फिडेंस ये होता है बिजनेसमैन से काम लेना। तो उन्होंने उस तकरीर में कहा कि नरेंद्र भाई मोदी इस तरह कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हो गया हुआ है 5G का, सब कुछ सेट हो गया हुआ है, बस आप तक। ये होता है, ये होती है इन्वेस्टमेंट करवाना अपने इन्वेस्टर से। उन्होंने कोई बाहर जाके एलन मस्क को तो नहीं कहा था ना
कि भाई आओ 5G लगाओ, उन्होंने अपने ही लोगों को कहा। तो ये आपके पास इतना बिजनेसमैन बैठा हुआ है जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान में खर्च करते? वो क्यों रियल एस्टेट पे खर्च करते हैं? यहाँ भी रियल एस्टेट पे खर्च करते हैं, उधर भी रियल एस्टेट पे खर्च करते हैं। बराबर। तो ये जो लोग हैं, अभी आजकल एक चला हुआ है, महेश आपको मैं भेजूंगी, वो वीडियोस चली हुई है, एक नया बंदा लॉन्च हुआ है, वो कभी FBI का वो पता नहीं था, वो डबल एजेंट टाइप का कोई बंदा है नाम उसका, वो लालू खेत से, उसकी स्टोरी है लालू खेत से न्यूयॉर्क तक, रफ्तार ने उसकी वो, अब वो स्टोरी सुनिएगा, वो नया लॉन्च हुआ है, वो मेरे ख्याल है पॉलिटिशियन को जलील करने के लिए एक नया लॉन्च किया बंदा। वो बताया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने FBI से, अमेरिका CIA से कैसे कैसे पैसे लिए इस मुल्क को तबाह करने के लिए। और ये अब आखिरी बात करते हैं राहुल, बहुत देर हो रही है। ये बात आपकी 100% सही है, मैं आपको मानती हूँ, चाहे मेरे साथ ही। चलिए ठीक है, समय इस कॉल में हम लोग जितना डिसाइड किया था उससे ज़्यादा हम लोग आ गए, फिर भी कोशिश करेंगे अगली बार फिर किसी टॉपिक पे एक अच्छा और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो सके। आप दोनों ने और बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।